नमस्कार दोस्तों, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में आस्था आईएएस का टेस्ट देखने वाले हैं। ये 67वीं बीपीएससी के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए टेस्ट सीरीज आई है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। 10 टेस्ट सीरीज आ गई है मार्केट में, तो इसे हम लोग देखेंगे और जैसे-जैसे आता रहेगा टेस्ट सीरीज वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 1 देखेंगे। इसमें आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए-नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट 1। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कौन है? तो देखेंगे इसको। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। इनमें से सारे सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई है इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, भारत में कितने तरह के मरुस्थल हैं? ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा 3 तरह के। तो भारत में 3 तरह के मरुस्थल हैं। कौन कौन है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण। ठीक है, तो उष्ण है, उपोष्ण है और शीत कटिबंध मरुस्थल है। ठीक है, तो 3 ही मरुस्थल हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसको व्यवस्थित करना है और इसमें सही क्रम कूट को चुनना है। तो देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हो जाएगा मोजाम्बिक, फिर तंजानिया, फिर केन्या और फिर सोमालिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये है पूर्वी तट, जो अफ्रीका के पूर्वी तट हैं, तो दक्षिण से उत्तर इनके क्रम है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक के कोरल रीफ किस राज्य में है? किस राज्य में है भारत में सबसे अधिक कोरल? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक है, तो भारत में कुल कोरल रीफ देखे क्षेत्र अगर देखें तो ये 5790 है। ठीक है, 5790 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है, जो लक्षद्वीप में है, मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार में। ये 4 प्रमुख क्षेत्रों के बीच ये बचा हुआ है। ठीक है, तो कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो भारत में विश्व के कुछ प्रसिद्ध मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और ये कहाँ? सुंदरवन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, सुंदरवन। और इसका कुछ भाग भारत में है तो कुछ भाग बांग्लादेश में है। ठीक है, सुंदरवन का भारत में जो आने वाला क्षेत्र है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के पश्चिमी भाग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। और ये सबसे प्राचीनतम, अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और विश्व में भी ये सबसे प्राचीनतम है। ये पर्वत श्रृंखला देखें तो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में ये बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं कि इसको लद्दाख को कहा जाता है। तो लद्दाख क्या, भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है और ये जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय पर स्थित है। कौन ये लद्दाख। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है ये कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इसमें इस नदी में वर्ष भर जल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये आपका हो जाएगा
कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। तो कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ औसतन 4200 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन होता है, जो भारत में कुल उत्पादन का 1/3 है। तो 1/3 रेशम कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो इसका आपका हो जाएगा उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, हरित क्रांति को कहा जाता है। तो हरित क्रांति जो थी नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया था और इसमें इसे उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम HYVP का नाम दिया गया है। और इसमें देखा जाए तो क्या यूज मुख्य तौर पर इसमें क्या होता है कि पर्याप्त सिंचाई, खाद, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, कीटनाशकों पर इसमें उपयोग किया जाता है ये सभी। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो ये बारबाडोस है। बारबाडोस जो है नया गणतंत्र बन गया है। ठीक है, अब इसका अपना राष्ट्रध्वज होगा, राष्ट्रगान अपना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका जो है विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने वाला है। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आपको पता होगा श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल चल रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति गोताबाया जो हैं राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा किए हैं और देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आने से खाद्य कीमतों में तेजी आ गई है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें देखिए भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, और ये क्या होता है? एशिया पावर इंडेक्स जो है ये लेवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। शक्तिशाली देशों की सूची इसमें जारी की जाती है। भारत में रोल्स रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब आगे देखते हैं हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया। इसके अंतर्गत क्या है? जरूरतमंद महिलाओं को सरकार मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। ISS वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका शीर्ष में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो ये भारत है। भारत जो है शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एयरो स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर को ये ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। AQI की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? तो देखिए ये हो जाएगा ए आंसर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जो है ये भारत के 3 शहर हैं जो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार
किसे प्रदान किया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। ये मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं रोहित शर्मा, और रोहित आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है, बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराकर इसे जीता है। उपविजेता भारत रही। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये अवनी लेखरा ने जीता है, ठीक है, अवनी लेखरा ने। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये सभी हरनाज कौर संधू के द्वारा, ठीक है, सी है इसका आंसर, हरनाज कौर सिंधु। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो ये अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। ये पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया है इनको, इस बार नहीं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये वतन प्रेम योजना, ठीक है, वतन प्रेम योजना शुरू की गई है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा। मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये इंदौर है, ठीक है, इंदौर है, इसे वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, किसकी? अग्नि 5 की। हाल ही में अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ है, तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में एक मैसेजिंग ऐप असिग्मा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असिग्मा को भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। 2021 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? व्यास सम्मान बताना है, तो ये आपका हो जाएगा असगर वजाहत को, ठीक है। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं असगर वजाहत को कौन सी नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जीवाणुओं में झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है, तो देखिए ये गलत है, ठीक है। जीवाणुओं में झिल्ली से जुड़ा हुआ ये सत्य केंद्रक जो होता है इसका अभाव होता है, नहीं होता है, ठीक है, अभाव होता है, इसलिए ये गलत था। सी देख लीजिए, विषाणु केवल अन्य जीवों को जीवित कोशिका के अंदर रहकर प्रतिकृत हो सकते हैं, ये सही है। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे संकेतक है, ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ये है लक्षणों के जनकों से संतति में ले जाना। क्या है? लक्षणों के जनकों से संतति में ले जाना, ठीक है। एक परमाणु के किस भाग से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो ये ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है।
तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर जो होती है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ये रोग प्रौढ़ों में होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है वाहनों के इंजन चलने से और कोयला जलाने से। तो वाहनों की इंजन जो चलता है उससे और कोयला जलाने से क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऐसे सेल्सियस में देखें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? बताना है। तो ये आम है जो वास्तविक फल है। ठीक है, बाकी सभी वास्तविक फल नहीं है। नाशपाती, सेव, कटहल ये सभी वास्तविक फल नहीं है, आम यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? तो ये कालाजार हो जाएगा। तो कालाजार क्या है? एक संक्रामक रोग है। और घेघा, एनीमिया, बेरी ये सभी क्या है? ये सभी देखिए, घेघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया लोहा की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये सभी संक्रामक रोग नहीं है, बल्कि कमी से होने वाले रोग है। बल्कि काला जर है जबकि ये संक्रामक रोग होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था और इस समय बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का इसका मुख्य उद्देश्य है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है तो ये सतह से सतह पर, ठीक है, सतह से सतह पर करता है। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये वायुमंडलीय दाब का घटना। तो जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण पहाड़ों जिसके कारण नाक से रक्त निकलने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये अल्टमैन के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1890 में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, एम्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल के निर्माण में। अल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मादक पेय इससे बनाया जाता है और जापानी पेय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बना किससे होता है? ये चावल या अनस्टार्च सामग्री से बना होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये सोडियम का अयस्क होता है बोरेक्स। इसको कहते हैं बोरेक्स या सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन है? तो जल में चीनी का घुलना। ठीक है, जल में चीनी का घुलना क्या है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है। निम्न में से कौन मनुष्य के शरीर में इस दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। यकृत देखा जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके बाद अग्नाशय दूसरी है। यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और रक्त शर्करा के स्तर का एक महत्वपूर्ण ये नियंत्रक होता है अग्नाशय। नेक्स्ट है संक्रामक रोग और बाह्य प्रवाह से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो ये आपका हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। तो इसे ये वही WBC जो होता है, WBC जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, तो ये इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं जो संक्रामक रोग और बाह्य आक्रमणकारी दोनों के विरुद्ध शरीर की रक्षा ये करने में सक्षम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अमलगम किस धातु का अयस्क होता है? तो ये अमलगम जो है पारा, सी होगा इसका आंसर। अमलगम सी है इसका आंसर, पारा। ठीक है,
तो अमलगम एक अन्य धातु के साथ पारा का मिश्र धातु होता है और लगभग सभी वस्तुएं पारे के साथ अमलगम का निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है, जिसमें क्या है कि यदि किसी तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर कोई बल लगाया जाता है तो दबाव द्रव के सभी बिंदुओं पर तथा पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचालित होता है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी हैं, इसमें बताना है। तो ये भूकंप तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है एक भूकंपीय तरंग होती है जो ध्वनि तरंगों की भांति आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है, अथवा यह भूकंपीय उद्गम स्थान से भूकंपीय केंद्र की ओर चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगे। मेटल ऑफ हॉप क्या है? ये मेटल ऑफ हॉप तो ये यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम को आशा या आशा धातु भी कहा जाता है। प्लूटोनियम को भय का धातु कहा जाता है। और देखा जाए तो रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो पर्ण रहित या हरित तलवक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल में देखा जाए तो 2.6% ये मैग्नीशियम होता है। 2.6% मैग्नीशियम होता है। वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है चट्टानों का क्षरण करके इसे मृदा में परिवर्तित करता है और इनकी मृत्यु के बाद इनके थैलस विघटित होकर खनिज पदार्थ बनाते हैं। तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक है। बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं तो ये हवा में श्यानता के कारण, ठीक है, तो हवा में श्यानता के कारण ऐसा होता है। किस कारण समुद्र नीला दिखता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। समुद्र जो नीला दिखता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो किस में अधिकतम होती है? इन सभी में बताना है। जल में अधिकतम होती है। तो जल में इसकी गति देखें तो 2,25,000 होता है। 2,25,000 इसकी गति होती है। निर्वात में 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये यहाँ पे देख के बताना था कि इन सभी में सबसे अधिक किस में होती है। विद्युत अलार्म मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होते हैं? तो विद्युत अलार्म में वोल्टाइज सेल, ठीक है, वोल्टाइज सेल। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? तो प्लाज्मा का हो जाएगा आपका जल। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? तो जल है। ए हो जाएगा इसका आंसर। तो रक्त प्लाज्मा पीले रंग का एक तरल घटक होता है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती है। तो प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का कुल 55% होता है और इसमें जो होता है अधिकतर जो होता है जल का भाग होता है प्लाज्मा में। और इसके अलावे प्रोटीन, शर्करा, खनिज, आयन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी घुले रहते हैं। कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? तो इसमें अदरक हो जाएगा, अदरक। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसके आंसर देख लीजिए आप। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आपका, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 70 का भी डी हो जाएगा। 71 का सी है। तो ये मैथ आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर थोड़ी देर रुक के ये मैथ्स आप बना के आंसर मिला लीजिएगा। 72 का अगर देखें तो इसका भी सी है। 73 का, 73 का ए हो जाएगा आंसर। 74 का देखें तो बी हो जाएगा। 75 का आपका बी ही हो जाएगा। 76 का ए है। 77 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए
ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है? तो इसका हो जाएगा 10 करोड़ लोगों ने। 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 5.3%, 5.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका हो जाएगा CIMF प्रकाशित करता है। इनमें से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है बताना है? तो ये ह्रासमान लागत विधि ये नहीं है। बाकी उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि ये सभी हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्न में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ये CSO हो जाएगा। सी है इसका आंसर, CSO। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है? तो ये देखिए, यही गलत है। यह भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू नहीं की है, बल्कि ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है, आयुष्मान सहकार योजना। बाकी सभी सही है, देख लेते हैं। वह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीनीकरण से संबंधित है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ये सही है, चलाया गया है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 10.06% है। PM केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो देखते हैं इसमें। तो देखिए, इसका ई आंसर हो जाएगा, इनमें एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। आपके लिए ये होमवर्क है। चलिए अब आगे देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल ये सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये सारे ही यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिगामी कर कहते हैं, प्रतिगामी कर कहा जाता है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो लंदन का FTSE 100 ये सही है, टोक्यो का निक्की है, बम्बई का सेंसेक्स है तो ये सही है, हांगकांग का हैंग सेंग है तो ये सारे ही यहाँ पे सही है। ई है इसका आंसर, सारे सही हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य भी चुना गया, अध्यक्ष चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो डी हो जाएगा इसका, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तो हो ही जाएंगे, साथ ही ये राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते बल्कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, सारे ही आ जाएंगे। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो 2/3 बहुमत चाहिए, बी है इसका आंसर। बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था बघेड़ा विद्रोह। ठीक है, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेषण, ये उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं जो होती है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो यहाँ पे उत्प्रेषण दिया है तो यही करती है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो कितने क्षेत्रीय परिषद है?
5 क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी। ठीक है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो ये बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज होता है जो वित्त मंत्री के सलाहकारों द्वारा तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत नीतिगत निर्देशों सहित विगत 12 माह के भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की समीक्षा इसमें होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है संघ राज्य का प्रशासन। तो 200 अनुच्छेद 239 वन के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे जिसको ये पद दे नियुक्त किए गए प्रशासक या उपराज्यपाल जो होते हैं इनके माध्यम से किया जाता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, तो देखते हैं। इसमें धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये भी सही है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे चारों ही सही है, ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो देखिए इसका जानकारी जो है अथर्ववेद से भी मिलता है, पंचविच ब्राह्मण से भी मिलता है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से मिलान करना है इसका, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति है और अध्यक्ष हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकामी है और तृतीय मुगाली पुत्तिस, चतुर्थ का वसुमित्र हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, तो मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना था। तो देखिए यहाँ शुंग वंश का जो अंतिम शासक है ये तो देवभूति है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग इसका पुष्यमित्र शुंग जो था इसकी स्थापना किया था। किसका? शुंग वंश का। किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इनके नाम देख लीजिए, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेतालन, घटक पर और वराह मिहिर, बीरू, रुचि जैसे विद्वान ये सभी शामिल हैं। 9 रत्न चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, इसमें नहीं है बताना है। तो ये रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अरेराज है, तो इसमें डी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी रूमनदेई नहीं है। ठीक है, बिहार से प्राप्त पूछा है ना, तो बिहार से ये तीनों प्राप्त हुए हैं, ए बी सी, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रूमनदेई कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल के तराई से। उदंतपुरी महाबिहार की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने की थी। तो पाल वंश का शासक कौन था? गोपाल था, और उसने ही उदंतपुरी महाबिहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो ये कृष्णगुप्त। ठीक है, ये कृष्णगुप्त को कहा जाता है। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था और इसका शासन काल देखा जाए तो 210 से 225 तक रहा, और ये कृष्णगुप्त था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत आला? तो हजरत आला हो जाएगा आपका शेरशाह। शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि
धारण करी थी। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था और इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। तो बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है। और 1545 में जो कालिंजर का अभियान होता है उसमें घायल हो जाता है ये और उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम क्या था? तो ये जयपाल था। बिरसा बिरसा मुंडा जानते हैं आप लोग। बिहार में मुंडा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के जो आरंभिक शिक्षक थे ये जयपाल थे। ठीक है। गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया था? तो ये 1918 में किया था। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 1918 में। जयप्रकाश नारायण किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। 28 नवंबर 1940 में। और बिहार के देखा जाए तो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये मुंशी प्यारेलाल। ठीक है। सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के मुंशी प्यारेलाल। ठीक है। ये संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो ये कालिदास बसु थे। कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। खुदीराम बोस देखा जाए तो एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में विद्रोह किया था। खुदीराम बोस तथा उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और इसी में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। निम्न में कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? तो ये हो जाएगा सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी। हाल ही में बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये जिला है सुपौल। सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त जिले शहर का दर्जा दिया गया है और ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को इस रूप में प्रमाणित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली की समस्या के समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तित करने की योजना है? तो ये बिहार के द्वारा। ठीक है। तो बिहार सरकार ने पराली की समस्या को लेकर इसे समाधान हेतु सस्ते व पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तन करने की योजना बनाई है। सुमेलित नहीं है बताना है, पर्यटन स्थल दिया है और अवस्थिति दिया है। तो देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो राम रेखा बक्सर में है। लाचौर ये जमुई में नहीं कटिहार में है। ठीक है। कटिहार में है। और मंदार पर्वत आपका बांका में है। हलेश्वर स्थान जो है सीतामढ़ी में है। गया में नहीं है, सीतामढ़ी में है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। दो सुमेलित नहीं थे। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? नदी से। तो ये आपका हो जाएगा गंडक नदी से। तो त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में के पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है और ये गंडक नदी के तट से बनाई गई है, बाएं तट पे बनाई गई है और यहीं से ये जल प्राप्त करता है। बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे निम्न है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। तो बिहार में सबसे न्यूनतम लिंगा अनुपात जो है ये मुंगेर है और भागलपुर दूसरे स्थान पे है। मुंगेर में कितना है? 876 है। ठीक है। अब भागलपुर का देखें तो 886 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का है। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1021 है गोपालगंज का। दूसरे स्थान पे सिवान है। एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल वेटलैंड एशिया की झील कौन सी है? तो ये आपका कांवर झील हो जाएगा। तो बिहार के ये कहाँ पे है? बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल है
की झील है। यह यहाँ पे क्या पक्षी अभयारण्य भी है। इस झील को पक्षी विहार का दर्जा 1984 में दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। और यहाँ पे कई तरह के विदेशी पक्षी भी आते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा। इसमें शेखपुरा है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शेखपुरा जो है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला है और ये क्षेत्रफल में भी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ है वन? ये कैमूर में है। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? पटना में स्थित है। बिहार विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2016 में की गई है। ठीक है, बिहार विकास मिशन क्या है? तो वर्तमान विकास रणनीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने 7 निश्चय जो चिन्हित किए गए थे तो उन्हें शामिल किया गया है इसमें। और इसी को देखते हुए 2016 में बिहार विकास मिशन की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में असत्य कथन को देखना है। तो इसमें जो असत्य है यहाँ पे देखिए डी असत्य है। सत्य देख लीजिए, बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये ABC यहाँ पे सही है। और इसमें जो महिला उद्यमियों को 5 लाख है, ये 9 लाख है, ये 9 लाख ना होके 5 लाख है। तो 5 लाख तक यहाँ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ये 9 लाख नहीं है, 5 लाख है। हाल ही में संपन्न बिहार पंचायत चुनाव 2021 में EVM के किस मॉडल का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा M2 मॉडल का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है? तो ये काली और लाल मृदभांड से है। तो हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड जो है कुशल जन उत्पादन को तो अच्छे मृदभांड है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारी और चन्हुदड़ो में मिट्टी के बर्तन के भट्टे पाए गए हैं और इस सभ्यता के मृदभांड काले पर लाल, भूरे और काले लाल रंग के बर्तन शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पर्ण नाम से जाना जाता था। चांदी के सिक्कों को पर्ण नाम से। नेक्स्ट देखते हैं परिशिष्ट वर्ग पर्वन निम्न में से किसकी रचना है? तो ये हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पर्वन। और ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, इसमें मुख्य जैन तीर्थंकर जो है इनका जीवन का उल्लेख मिलता है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? कपाटपुरम में की गई थी। तो ये पांड राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए थे। ये क्रमशः मदुरई में पहला, कपाटपुरम दूसरा और मदुरई में तीसरा हुआ था। तो कपाटपुरम में ही तोल्काप्पियर ने तमिल व्याकरण की पुस्तक तोल्काप्पियम की रचना अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में किया था। ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा किस राजवंश ने प्रारंभ की? तो ये सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों के समय में ये प्रारंभ हुआ था। तो सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी का काल जो है दक्षिणापथ में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का काल था। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ करी थी और इस प्रकार की जो भूमि होती थी ये सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इसी प्रकार के अनुदानों ने सामंतवाद का विकास किया। नेक्स्ट है तराइन की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो तराइन की तीसरी 2 लड़ाई अब जानते हैं। एक और ये तीसरी लड़ाई इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1215 में हुई थी। ठीक है, 1215 में। और इल्तुतमिश इसने यल्दौज को हराया था। किसे तुर्कल्लाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जाना जाता है। तुर्कल्लाह इनके नाम से जाना जाता है।
तो ये अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया ने ही इन्हें तुर्कलाह की उपाधि दी थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में कई व्यापक सुधार किए थे। उनका पहला राजस्व विनियम जबीता निर्धारण करने और राजस्व को सिद्धांत के रूप में खेती और भूमि की माप से संबंधित था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी? तो फांसी की सजा ये गुरु अर्जुन देव को सुनाई थी। तो पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन, सिखों के पांचवे गुरु थे और इन्हें ही फांसी की सजा जहांगीर ने सुनाई थी। अशोक के किस स्तंभ से करारोपण का पता चलता है? तो रुमनदेई स्तंभ से। ठीक है, करारोपण का पता चलता है। हुड़ों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? हुड़ों का आक्रमण तो ये स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। स्कंद गुप्त के काल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मणी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में पाए गए हैं। ये अधिकांश है और प्राकृत भाषा में भी पाया गया है, लेकिन शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ये जो है खरोष्टी लिपि में पाया गया है। ए नेशन इन मेकिंग किसकी रचना है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। तो ए नेशन इन मेकिंग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती एक हिंदू धार्मिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही दिया था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। भगत सिंह निम्न में से किस संस्था के संस्थापक नहीं थे? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नहीं थे, जबकि लाहौर छात्र संघ, भारत नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन सभी के थे। तो आपका डी आंसर यहाँ पे है। ठीक है, किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? तो पेश किया था सी आर दास ने। ठीक है, सी आर दास ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पेश किया था नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था 1930-31 में। इनका उद्देश्य क्या था? गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। व्यपगत सिद्धांत सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? व्यपगत सिद्धांत है तो ये 1848 में। ठीक है, 48 में सबसे पहली बार लागू किया था। किस सतारा को इसके तहत सबसे पहले सतारा को व्यपगत किया गया था? किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो ये आपका हो जाएगा जॉन सॉर ने। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें क्या था? जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके अंतर्गत क्या होता था? जमींदारों को उन राजस्व का 90% किसको देना होता था? कंपनी को, और 10% अपने पास वो रखते थे। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है, नहीं है सुमेलित। तो देखते हैं इसको। कूका विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो नॉर्थ ब्रुक के समय। ये बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह हुआ था आपका 1840 से 72 के बीच। ठीक है, कूका विद्रोह। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह ये है एमहर्स्ट के समय हुआ था 1824 में। सही है। पोलीगारों का विद्रोह लॉर्ड बेलेजली के समय, ये भी सही है और ये 1799 में हुआ था। पाइका विद्रोह यहाँ पे गलत है, ये उड़ीसा में हुआ था 1817 से 25 के बीच हुआ था। इस समय हेस्टिंग भारत का गवर्नर था। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा, डी था इसका आंसर। निम्न में से कौन दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित नहीं है? तो सी है अमित चंद नहीं है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अवध बिहारी, चंद्रशेखर आजाद हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दिया था? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक है,
तो क्योंकि ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा चापेकर बंधु, जो दामोदर एवं बालकृष्ण, ये दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने ये संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय में दिया गया था। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से? पावनार से सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, और इसी समय ये दिल्ली चलो का दिया गया था नारा। इसमें देखा जाए तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो चलिए आपका इस तरह 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे ये टेस्ट जारी रखा जाए या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।